हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आईज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूनिट नंबर 10 के टॉपिक नंबर 1 को कवर करेंगे। ये वीडियो न केवल एमपीपीएससी के लिए बल्कि यूपीएससी, अदर स्टेट पीएससी और वनडे जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो लगभग सभी एग्जाम में जिससे एक नया क्वेश्चन आता है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग क्या है, एक कार्य कैसे करता है, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसके दायित्व क्या हैं और ये किस तरह की बॉडी है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक कवर करना होगा जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं जिन्हें संवैधानिक निकाय बोलते हैं, और कौन कौन सी बॉडीज़ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम सांविधिक निकाय कहते हैं। इन दोनों बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था किस तरह से है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जिन्हें हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा एक पूरा संविधान है जिसमें जब वो लागू हुआ था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, अब 450 के पास पहुंच चुके हैं, संशोधन होकर काफ़ी ऐड हो गए हैं। अब इन 450 आर्टिकल्स में जिन जिन बॉडीज़ का नाम आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका जो उल्लेख है ये 324 में उल्लेख है इसका। फिर आप देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, इसका जो उल्लेख है ये 315 से लेके 323 तक है, 315 से लेके 323 तक। फिर जब आगे जब जाएंगे ना तो स्टेट पीसीएस देखेंगे, मतलब कि जो हर स्टेट का अपना अपना आयोग होता है ना, उसको देखेंगे तो इसका भी उल्लेख आप देखेंगे तो यूपीएससी के साथ में ही आपको इसका भी उल्लेख दिखाई देगा 315 से लेके 323 तक। ठीक, फिर उसके बाद जब आप देखेंगे तो फाइनेंस कमीशन में आपको दिखाई देगा आर्टिकल 280 में, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आप देखेंगे आर्टिकल 148 में, जिसे शॉर्ट में कैग बोला जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिन्हें हमने देखा। इसी के साथ में कई और संस्थाएं ऐसी हैं जिनका उल्लेख संविधान में, जैसे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसका 148 से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 से लेकर 152 तक है, और जो आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ये आपका आर्टिकल 76 के अंतर्गत आएगा। फिर जो आपके हैं वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इस तरह से कई सारे आयोग हैं जिन्हें हम आगे जाके सभी कवर करेंगे, और साथ में देखेंगे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल और भी आगे बॉडीज उसमें हैं। अब बात आती है जिसका उल्लेख संविधान में डायरेक्ट किया गया है किसी न किसी अनुच्छेद के तहत, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। अब बात आती है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन सी होती हैं, यानी कि सांविधिक निकाय कौन से होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और उनको जब निर्माण किया गया उनका, तो उनका निर्माण कुछ ऐसे किया गया कि किसी जो हमारी विधानसभा या फिर संसद है जो कानून बनाती है, उनके द्वारा कोई एक एक्ट पारित करके इनको बनाया गया। जैसे कि आप देखेंगे सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको बनाया गया था सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज है यानी कि सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसको एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था जो संसद में पास किया गया था, और जो एक्ट था कौन सा, सेबी एक्ट 1992। फिर अगला जो है वो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, इसे बनाया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के द्वारा। इसमें को भी एक एक्ट के द्वारा पास किया गया था। जितनी भी बॉडीज़ को एक्ट के द्वारा पास किया गया है वो आपकी सांविधिक बॉडी होंगी, और जिन जिन बॉडीज़ का उल्लेख संविधान में सीधे सीधे किया गया है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो जाएंगी। तो फिर आप आगे देखेंगे इसमें, जैसे अगला जो सांविधिक निकाय है वो है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसे बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के द्वारा। ठीक, फिर इसके बाद आपका आता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये बनाया गया था आपका 1992 को एक्ट पास किया गया था, जो एक्ट था आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट, इसे 1992 में पास किया गया था। इसे किया गया था आपका 1993 में, और शेवी वाला आपका आया था 1992 में। तो ये कुछ आपके ऐसे एक्ट हैं जिन्हें एक एक्ट के द्वारा पास किया गया, तो वो आपकी सांविधिक बॉडीज़ हो जाएंगी। जो आपकी संविधान के द्वारा लाया गया है उन्हें आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलेंगे। तो यहाँ पर तो एक बेसिकली डिफरेंस ये है, एक हम इस पर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरा और भी एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल और कौन कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। अब जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसे
भारत का निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है। अब जो निर्वाचन आयोग होता है आपका, ये आपके सेंट्रल में और स्टेट में अलग अलग होते हैं। जो सेंट्रल का निर्वाचन आयोग होता है आपका, उसका जिम्मा केवल होता है जो विधानसभाओं के इलेक्शन होती हैं और जो संसद के इलेक्शन होती हैं उनको करवाना। और जो स्टेट का आपका अलग से आयोग होता है, उसका काम होता है आपके यहाँ पर जो नगर पालिका नगर निगम के इलेक्शन होते हैं उनका करवाना। तो अभी हम जिसे कवर कर रहे हैं वो हम करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम कवर करेंगे इलेक्शन कमीशन जो स्टेट के होते हैं उनको। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये क्या क्या कार्य करता है, पहले इसमें शॉर्ट में हम ये समझेंगे कि इसके कार्य क्या होते हैं। एक तो इसका होता है डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये हर साल हर कुछ समय बाद एक परिसीमन आयोग को गठन करता है, जो आपके यहाँ क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि एक जिले को एक लोकसभा क्षेत्र माना जाता है, या फिर कई जिलों में एक जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी पॉपुलेशन एक एरिया में रहती है। अगर एरिया थोड़ा डेंस है तो वहाँ पर हो सकता है एक जिले में दो लोकसभा कैंडिडेट हों, या फिर नहीं हो, या फिर एक ही हो कई जिलों में। तो एक तो इनका जो क्षेत्रों का डिवाइडेशन करना पॉपुलेशन के आधार पर, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड बनाना, फिर जो डेट होती है इलेक्शन के लिए वो नोटिफाई करना, फिर वोटिंग के लिए तैयारियां करना, और जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको देखना, और फिर एक तरह से जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो फॉर्म होते हैं उनको कॉल करना, फिर इनकी सिक्योरिटी के लिए जो एक तरह से व्यवस्था की जाती है वो करना, फिर वोटिंग के लिए पूरी प्रोसेस करवाना। ये एक तरह से मोटा मोटी इलेक्शन कमीशन के कार्य होते हैं। अब हम देखेंगे इसे डिटेल में। निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जो आपके देश में इलेक्शन जितने भी होते हैं आपके सेंट्रल लेवल के और स्टेट लेवल के, उन्हें ये इसके द्वारा करवाया जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्शन कमीशन, और इसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख कहाँ पर है? संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव की प्रतिक्रियाओं का संचालन करती है। स्टेट के इलेक्शन और सेंट्रल के इलेक्शन इसी के द्वारा किए जाते हैं। अब इसके द्वारा कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे एक तो लोकसभा के, दूसरी आपके राज्यसभा के, उसके बाद राज्य विधान सभाओं के। इसमें राज्य विधानसभाओं के साथ में इसमें राज्य विधान परिषद भी होगा, तो यहाँ पर विधानमंडल आना चाहिए, थोड़ा ये मिस्टेक है। तो एक तो आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा, फिर उसके बाद आपका विधानसभा और विधान परिषद, इन चारों के इलेक्शन, फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन। ये 6 इलेक्शन जो होते हैं आपके यहाँ, ये करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी जो सेंट्रल का चुनाव आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी। अब जो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बारे में इसे देखेंगे। जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कई तरह के पार्ट हैं। उसमें से एक पार्ट है पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 में देखेंगे आप चुनाव आयोग के संबंधित, वहीं पर इसका उल्लेख किया गया है। तो भाग 15 किसके लिए? वो है आपके चुनाव आयोग से संबंधित या फिर निर्वाचन आयोग से संबंधित। इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को। ये इंपॉर्टेंट डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे आपसे कई बार इसे पूछा जा सकता है, तो डेट को आप याद रखें। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना हुई थी आपकी 25 जनवरी को 1950 में। और इसके द्वारा जब पहली बार अपने जो आम चुनाव कंडक्ट किए गए थे, ये आपसे कब करवाए गए थे? ये आपके हुए थे 1952 में। संविधान के अनुच्छेद 15 के जो भाग 15 है, उसके जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, इसकी पावर, फंक्शंस, टेन्योर और इक्वालिटी यानी कि एलिजिबिलिटी यानी कि आयोग के सदस्यों की शक्तियाँ, कार्य, कार्यकाल और पात्रता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 यानी कि आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक भाग 15 में किया गया है। अब इसमें एक विवाद का बिंदु ये है जो आपको याद रखना पड़ेगा। चुनाव आयोग की जब स्थापना की गई थी, कब? जो आपकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, तब ये एक सदस्यीय आयोग था। इसमें केवल एक सदस्य होता था और उसके नीचे कई सारे कर्मचारी कार्य करते थे, लेकिन जो संस्था थी वो केवल एक सदस्यीय संस्था थी।
जो ये सदस्य संस्था थी इसने अपना कार्यकाल किया कब से लेके कब तक, 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक। 15 अक्टूबर 1989 को इसने अब एक सदस्यीय तौर पर काम किया। उसी समय इसने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना जजमेंट दिया था। उसमें इसने बोला था कि जो एज वोटिंग की एज थी उसे 21 से कम करके 18, इसी के पहले वाले जो एक सदस्यीय कार्यकाल था उसी के समय कर दिया गया था। फिर 16 अक्टूबर 1989 को आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया। इसमें 1+2, एक मुख्य आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त। इस तरह से इनका फिर इन्हें 3 सदस्यीय इस चुनाव आयोग को या फिर निर्वाचन आयोग को कर दिया गया था। लेकिन ये व्यवस्था काफ़ी टाइम तक नहीं चली। 16 अक्टूबर 1989 को जब राष्ट्रपति ने इसे 3 सदस्यीय किया तो उसके एक साल बाद के अंदर ही 1990 में इसके जो 2 निर्वाचन आयुक्त जो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को यहाँ पर ऐड किया गया था, 1990 में इन्हें वापस कर लिया गया। फिर जब इन्हें वापस किया गया, कब वापस किया गया ना, 1 जनवरी 1990 को फिर से इसे एक सदस्यीय कर दिया गया। फिर 1 जनवरी 1990 से लेकर अक्टूबर 1993 तक फिर से इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया। 1993 से लेकर वर्तमान तक इसमें 3 सदस्य ही संरचना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चुनाव आयोग की जब स्थापना हुई थी तब ये कितने सदस्यीय था, तो ये तब 1 सदस्यीय था। यही व्यवस्था आपकी 1950 से लेकर 1989 तक चलती रही है। फिर 1989 में इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया। फिर 1989 से लेकर 1990 तक फिर से इसे 1 सदस्यीय किया गया और अक्टूबर 1993 में लाके इसे फाइनली 3 सदस्यीय कर दिया गया, जो व्यवस्था अभी भी वर्तमान में चली आ रही है। तो ये 2-3 जो डेट हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिर निर्वाचन आयोग का जो हेड ऑफिस है या फिर जो सचिवालय है ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है और जो इसका निर्वाचन अधिकारी होता है ये आईएएस रैंक का एक जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं उनमें से इन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है वो किसके द्वारा होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और जो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो भी किसके द्वारा होती है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल है 6 वर्ष और 65 वर्ष। अब 6 वर्ष और 65 वर्ष का क्या है वैसे मतलब है, 6 वर्ष और 65 वर्ष मतलब यहाँ पर है अगर कोई व्यक्ति 55 साल की एज में इलेक्शन कमीशन का हेड बना है तो वो यहाँ पर 6 वर्ष तक कार्य करेगा। तो इसमें आप 6 प्लस कर देंगे तो जो इसका कार्यकाल होगा वो ये अपना पूरा कंप्लीट कर लेगा। और अगर कोई व्यक्ति 62 साल ईयर में या फिर 61 ईयर में यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का हेड बना हुआ है या फिर इसका जो आयुक्त या फिर मुख्य आयुक्त या फिर अन्य आयुक्त में से कोई 3 सदस्यों में से कोई एक भी है तो इसका कार्यकाल कितना रहेगा। अगर 61 में है तो आप +4 कर पाएंगे यहाँ पर तो 65 हो जाएगा, मतलब कि केवल 4 साल और यहाँ पर आप 3 साल। फिर डिपेंड करता है आप कितनी लेट बनते हैं, ठीक ना। अगर आपकी या तो 6 साल पहले पूरे हो जाए आपके या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होगा आपको उससे अनुसार यहाँ पर हटना पड़ेगा। इससे पहले भी हटने के कई सारे प्रावधान हैं जो मैंने आगे देखेंगे। फिर जो बात आती है इसमें बात आती है इनकी सैलरी की। जो इनकी सैलरी होती है वो सैलरी होती है तीनों जो सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, 2 अन्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, लेकिन तीनों के कार्यकाल, सैलरी और पावर्स इक्वल होती है। केवल नाम के लिए उनमें से एक को उनके ऊपर हेड बना दिया जाता है। अब जो इनकी सैलरी होती है वो सैलरी होती है निर्वाचन जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश है उनके समान इनकी सैलरी होती है। सर्वोच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके समान इनकी सैलरी होती है, मुख्य न्यायाधीश के समान इनकी सैलरी नहीं होती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके समकक्ष इनकी सैलरी होती है, वेतन भत्ते भी उन्हीं के समान इनको मिलते हैं। फिर अब बात आती है इनको हटाने की कि इनको इनके पोस्ट से इनके कार्यकाल के पहले कैसे हटाया जा सकता है। तो इनको जो हटाने का प्रोसेस है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा, जो आपकी पार्लियामेंट है उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रतिक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें जिस प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है उसी प्रोसेस के द्वारा आप जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं उन्हें भी हटा सकते हैं। तो अब इन्हें हटाने की प्रोसेस क्या होगी, इन्हें हटाने की प्रोसेस होगी जैसे कि उच्च न्यायालयों की और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य न्याय। अब जो हम प्रोसेस देखने जा रहे हैं ना, वो प्रोसेस जिन अधिकारियों के मैं अभी नाम लूँगा ना, उन सबके लिए वही प्रोसेस लागू होगी जो इनके लिए होगी। वो उसमें कौन कौन आएंगे, उसके उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालयों यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त,
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार, प्रोविन मिसबिहेवियर और पद के दुरुपयोग, इनकैपेबिलिटी और मिसबिहेवियर के आरोप पर जो इनके पास सिद्ध हो जाते हैं, या फिर अक्षमता या फिर इनकैपेबिलिटी कैपेसिटी के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही इन्हें हटाया जा सकता है। तो इन्हें हटाने के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? एक तो आपका हो सकता है जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो आरोप साबित हो चुके हैं, या फिर अक्षमता, जो अपना कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, या फिर अपने पद के जो पोस्ट पर ये बैठे हुए उसका दुरुपयोग, तो इनके द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। अब इन्हें जो हटाने की प्रोसेस है वो इस प्रकार है कि निष्कासन यानी हटाने के लिए 2/3 यानी कि 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, जब भी स्पेशल मेजोरिटी की बात आएगी तो यहाँ पर 2/3 कहा जाएगा। तो 2/3 जो कि स्पेशल मेजोरिटी होती है की आवश्यकता होती है, और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों, जो सदन में जितने भी लोग सदस्य उपस्थित वहाँ पर, उनका 50% मतदान होना आवश्यक है। कुल जो सदस्य संख्या है उसका 50% कम से कम मौजूद हो वहाँ पर, उसमें से 2/3 यहाँ पर इन्हें हटाने के लिए वोटिंग की हो। अब इसे कैसे समझे? इसे आप समझें जैसे कि वहाँ पर 100 टोटल मेंबर्स हैं किसी भी हाउस में जहाँ इन्हें हटाया जाना है। अब उसका 50% तो कम से कम मौजूद होना चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा। ठीक, अब मानिए आप वहाँ पर 60 लोग मौजूद हैं तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा। अब 60 का 2/3 यहाँ पर वोटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा यानी कि 40% वोट, यानी कि 40 वोट्स 60 में से टोटल जो 60 लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनमें से 40 वोट इन्हें हटाने के लिए हों, तब इनको यहाँ से हटाया जाएगा। अगर 40 से कम है तो इन्हें यहाँ पर नहीं हटाया जाएगा क्योंकि ऊपर स्पेशल मेजोरिटी नहीं होगी। अब यहाँ पर कई बार आप कई बुक्स में देखेंगे वहाँ पर एक गलत टर्म का प्रयोग किया गया है। वो गलत टर्म क्या है? वो है महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट। महाभियोग जो शब्द है वो संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज की गई है, ना कि अन्य लोगों को। अब अन्य लोगों में कौन कौन आते हैं? उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इन्हें हटाने की जो प्रोसेस थी 2/3 और टोटल हाउस का 50%, ये प्रोसेस है। लेकिन जो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे महाभियोग कहा जाता है, ना कि इन लोगों के लिए महाभियोग का यूज होगा। तो ये कई सारी बुक्स में गलत मेंशन किया गया है, तो उसको आप थोड़ा देख के वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको। अब जो महाभियोग का शब्द है वो केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए, वो भी विशेष बहुमत। यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में अपनाई नहीं जाएगी। ठीक ना? तो यहाँ पर बात की गई है। अब इसके लिए जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है वो पॉलिटी में हम जाके देखेंगे, यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल आपको ये देखने की जरूरत है कि इन लोगों को कैसे हटाया जाएगा। अब आगे हम देखेंगे इनकी अपॉइंटमेंट वाला हो गया, सैलरी का हो गया। अब इन्हें कैसे यहाँ पर अपने जो कार्य हैं वो क्या क्या इनके पास कार्य होते हैं। इनके पास जो कार्य होते हैं उनकी पहले भी चर्चा की, लेकिन हम दोबारा करेंगे। इनके जो कार्य हैं वो क्या है? वो संसद और विधान सभाओं के इलेक्शन, संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा, और विधान जो आपके परिषद विधानमंडल है जो आपके उसमें विधान परिषद और विधानसभा, इन चारों के इलेक्शन, साथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन, इन सभी के इलेक्शन पूर्ण करवाना, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना उन पर, ये इसके कार्य हैं। और इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तैयार करना। इसी के साथ में जो वोटर लिस्ट होती है, जो नामावली होती है वोटर लिस्ट, उसका भी निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? उसका भी निर्माण किया जाता है आपका इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और जो वोटर ID कार्ड होते हैं वो भी इसी द्वारा इशू किए जाते हैं। तो ये कई तरह के इसके कार्य हैं जो समय समय पर ये उनको दायित्व निर्वहन करता है। इसी के साथ में जो अन्य दायित्व हैं वो हैं इसके, यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार के आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबंध कार्यों का यहाँ पर प्रबंधन किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन को द्वारा। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। जो आपके यहाँ इलेक्शन पार्टीज होती हैं उन्हें जो मान्यता दी जाती है किसके द्वारा दी जाती है? वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी जाती है। उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के लिए तथा उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। जो किसी भी पार्टी के लिए जो इलेक्शन का जो सिंबल होता है, जैसे कि कांग्रेस का आप देखेंगे हाथ का पंजा है, बीजेपी का कमल का फूल है,
सपा पार्टी का आप साइकिल देखेंगे, जितने भी ये सिंबल होते हैं पार्टीज़ के, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये भी आपके इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही इन्हें अलॉट किए जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या एक पार्टी, दो पार्टियों का एक ही सिंबल हो सकता है, तो हाँ, दो पार्टियों का एक ही सिंबल हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो दोनों पार्टियां नेशनल लेवल की ना हो। अगर स्टेट लेवल की हैं, वो भी अलग अलग स्टेट से बिलोंग करती हैं, तभी उन्हें एक ही सिंबल अलग अलग स्टेट में दिया जाएगा। और वो अलग किसी तीसरे स्टेट में इलेक्शन लड़ने के लिए जाती हैं, तो उन दोनों में से किसी एक पार्टी को अपना इलेक्शन सिंबल चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब इसके बाद जो आगे और भी कार्य है इसके, वो क्या है, इसके जो कार्य है, यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव आचार संहिता, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जिस दिन चुनाव की घोषणा, डेटों की घोषणा की जाती है, उसी दिन से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टियां होती हैं वो अपनी पावर का दुरुपयोग ना कर पाएँ, इसलिए उनके लिए एक पूरी रूल बुक होती है कि आप क्या क्या कर सकते हैं उस टाइम पीरियड में और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा होता है, तो वो उसका सही से पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी जिम्मेदारी भी करवाना किसका है, चुनाव आयोग का कार्य है एक। ठीक, इसमें क्या आगे, इसमें क्या है, ताकि कोई अनुचित कार्य ना करे और तथा सत्ता में मौजूद जो लोग हैं वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सकें, इसलिए इसे यहाँ पर बनाया जाता है। फिर इसके बाद बात आती है कि यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अनिवार्य जो अभियान जो खर्च होता है उसकी सीमा को निर्धारित करता है और उसकी निगरानी करता है। वर्तमान में आप देखेंगे जो इलेक्शन के लिए जो यहाँ पर एक कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है, इसकी भी जो लिमिट होती है वो भी किसके द्वारा लगाई जाती है, वो चुनाव आयोग के द्वारा लगाई जाती है, और वो उसमें निगरानी भी रखता है कि उसका पालन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। लोकसभा इलेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर 77 लाख तक आप पैसा खर्च कर सकते हैं। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी स्टेट के इलेक्शन होनी है। तो ऑन एवरेज जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज में जो आप कर सकते हैं पैसा खर्च, वो उसकी लिमिट जो है वो 30.80 लाख तक है, मतलब 30,80,000 रुपए तक यहाँ पर लिमिट किया गया है। फिर आगे आता है भारतीय निर्वाचन जो आयोग है उसका महत्व क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इंपोर्टेंस है वो क्या है। वर्ष 1952 में जब पहली बार आम चुनाव हुए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका चुनाव आयोग के द्वारा निभाई गई थी। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। संविधान में निहित मूल्यों को मानता है। निर्वाचन अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है। ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसकी होती हैं, ये होती हैं आपकी इलेक्शन कमीशन की। फिर अगली जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेहिता, स्वायत्तता और कुशलता में उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित संचालित करता है। ठीक, हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रतिक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करना। आपने समय समय पर देखो कई लोगों को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, जिससे वो लोगों के अंदर ज़्यादा वोटिंग करने के लिए उन्हें जागरूक करें। तो ये भी एक तरह से जो इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो भी इलेक्शन कमीशन की है, तथा देश में चुनावी प्रणाली के प्रति लोगों को विश्वास बढ़े और उसे मजबूती प्रदान कर सकें। इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है, वो भी इलेक्शन कमीशन की मानी जाती है। अब बात करेंगे हम कुछ, ये तो हमने देखा अभी तक जो कार्य थे इलेक्शन कमीशन उनके बारे में और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में, और किस किस के वो इलेक्शन करवाती है उसे देखा। अब हम देखेंगे अभी तक जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहे हैं इंडिया में उनके बारे में। सबसे पहले जो थे वो थे सुकुमार सेन। ये स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन अधिकारी थे। इनका जो कार्यकाल था 1950 से लेकर 1958 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर उसके बाद आए हैं KVK सुंदरम। इनका जो कार्यकाल था 1958 से लेकर 1967 तक कार्यकाल था इनका। फिर SP सेन वर्मा है, इनका कार्यकाल था 1967 से लेकर 1972 तक। फिर नरेंद्र सिंह जी हैं, इनका नागेंद्र सिंह जी हैं, इनका है 1972 से लेकर 1973 तक। इसके बाद है T स्वामीनाथन जी, 1973 से लेकर 1977 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। उसके बाद है SL सकधर, 1977 से लेकर 1982 तक।
आर के त्रिवेदी जी 1982 से 1985 तक, RBS शास्त्री जी 1986 से 1990 तक। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है VS रमा देवी जी, ये पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी। इनका टाइम पीरियड था 1990 टू 1990, ये कुछ ही टाइम के लिए बनी थी। TN शेषन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। इनका टाइम पीरियड था 1990 से लेकर 1996 तक। फिर है MS गिल, मनोहर सिंह गिल, इनका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1996 से लेकर 2001 तक। फिर नंबर है इनका जेम्स माइकल लिंगदोह, ये है 2001 से लेकर 2004 तक। TS कृष्णमूर्ति 2004 से लेकर 2005 तक। BB टंडन जी 2005 से लेकर 2006 तक। N गोपालस्वामी जी 2006 से लेकर 2009 तक। नवीन चावला जी 2009 से लेकर 2010 तक। कुरैशी जी 2010 से 2012। BS संपत जी 2012 से लेकर 2015 तक। HS ब्रह्मा जी 2015 से लेकर 2015, इनका 4 से 5 महीने तक कार्यकाल था। फिर है नसीम जैदी जी 2015 से लेकर 2017 तक। फिर इसके बाद थे अचल कुमार ज्योति जी, इनका कार्यकाल था 2017 से लेकर 18 तक। फिर OP रावत जी 2018 से लेकर 2018, इनका भी जनवरी में शुरू हुआ था, दिसंबर तक 1 साल तक इनका कार्यकाल था। फिर सुनील अरोड़ा जी दिसंबर 2018 से लेकर 12 अप्रैल 2021 तक इनका कार्यकाल था। और वर्तमान में जो यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आपके सुशील चंद्रा जी हैं, ये 24th इलेक्शन कमीशन है इंडिया के। अभी इनका कार्यकाल चल रहा है। और जो इनके साथ में जो 2 और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो है आपके राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे जी। ये हमने बात की इलेक्शन कमीशन संबंधित। इसी से संबंधित यहाँ पर 2 टॉपिक और हैं, जैसे सब टॉपिक हैं। एक है आपका EVM, दूसरा है आपका VVPAT। जब भी इलेक्शन कमीशन की बात आएगी तो इन दोनों के नाम यहाँ पर भी आते हैं। तो जो यहाँ पर आप इस इमेज में देखेंगे, यहाँ पर आपको ये दोनों, ये एक तरह से EVM बोला जाता है इन्हें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बीच में आप जो मशीन देख रहे हैं इसे अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, इसे VVPAT बोला जाता है। ये क्या है, कैसे काम करते हैं, कब इनका पहली बार प्रयोग किया, इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो EVM होती है, EVM का सबसे पहले यूज़ हुआ था वो केरल में इनका यूज़ किया गया था। कब? मई 1982 में। मई 1982 में पहली बार केरल में की जो एक विधानसभा थी वो थी पराबूर विधानसभा में 50 मतदान केंद्रों पर इस EVM मशीन का उपयोग किया गया था। लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि इसको यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीगल परमिशन नहीं दी गई थी। तो जो उम्मीदवार थे जो इस इलेक्शन में हार गए थे, ये थे AC जोश। इन्होंने जब ये इलेक्शन हारे तो इन्होंने रिजल्ट के ऊपर कोर्ट में इस पर अप्लाई किया कि जो EVM के द्वारा यहाँ पर वोटिंग की गई उसमें कुछ ना कुछ धांधली की गई है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो चुनाव हुए थे उन्हें दोबारा करवाने के लिए यहाँ पर सहमति दे दी थी, लेकिन मशीन में टैंपरिंग की जो संभावना थी उसके लिए इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसी कोई इसमें संभावना नहीं है कि इसकी टैंपरिंग की जा सके। फिर उसके बाद इसको कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। जो EVM मशीन थी उसे कुछ समय के लिए बैन किया गया। फिर उससे दोबारा अनुमति कब दी गई? फिर साल 1980 के बाद कुछ समय के लिए EVM इस्तेमाल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कानूनी प्रावधान का आदेश दिया था। दिसंबर 1988 में संसद ने कानून में संशोधन किया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 61A को जोड़ा। अब ये वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 61A, इसी के द्वारा चुनाव आयोग को या फिर निर्वाचन आयोग को वोटिंग में जो इलेक्शन होते हैं उसमें EVM को यूज़ करने की अनुमति दी जाती है इसी एक्ट सेक्शन के द्वारा। जब इसे इस्तेमाल करने की पावर मिली तो 1989 और 90 में जिन EVM का निर्माण हुआ था उनका इस्तेमाल नवंबर 1998 में विधानसभा के इलेक्शन में हुआ। जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे ये कहाँ हुए थे? मध्य प्रदेश के 5 विधानसभाओं में, राजस्थान की 6 विधानसभाओं में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की 6 विधानसभा क्षेत्र में इनका प्रयोग एक तरह से जो ट्रायल फेज था उसमें इसका प्रयोग किया गया था। सबसे पहले केरल में हुआ लेकिन वो इलेक्शन कैंसिल कर दिए गए थे। फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यहाँ पर इनका यूज़ किया गया था। फिर सबसे बड़ा जो इनका यूज़ हुआ था आम इलेक्शन में, जब भी आम इलेक्शन की बात होती है तो वहाँ पर बात होती है लोकसभा के इलेक्शन की, क्योंकि वो पूरे देश को एक साथ कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो वहाँ पर जब भी आम इलेक्शन की बात होगी तो कहाँ की होगी, वो लोकसभा की होगी। तो पहली बार आम इलेक्शन में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2004 में हुई थी। तो 2004 का वर्ष ईवीएम के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ और देश भर के सभी मतदान केंद्रों पर 17.5 लाख ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। ये सबसे पहला इलेक्शन था जब ईवीएम का इतने बड़े लेवल पर इंडिया में यूज़ किया जा रहा था। अब ईवीएम में कितने कैंडिडेट्स और कितने वोटर्स यहाँ पर हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक ईवीएम भी दो फंक्शन पर काम करती है। एक यहाँ पर इस तरह की मशीन होती है, एक होती है यहाँ पर जहाँ पर वोटर्स की लिस्ट होती है, कौन कौन यहाँ पर कैंडिडेट उनकी लिस्ट होती है। जब आप इसे देखेंगे तो ये वाली ऐसी मशीन के साथ में इस मशीन, ये जो आप ये वाली मशीन देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें एक मशीन में 16 कैंडिडेट्स के नाम आते हैं। ऐसी मशीन, और ये जो मशीन है ये जो वहाँ पर पोलिंग बूथ में एक जो कर्मचारी होता है उसके पास रखी रहती है, और ये रहती है जिस पर हम लोग वोट डालते हैं। तो वहाँ पर पहले ये बटन प्रेस किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर लाइट, फिर आप वोट डाल सकते हैं। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स वाली जो लिस्ट होती है इसमें एक मशीन में 16 नाम यहाँ पर आ सकते हैं। इस तरह से 4 मशीनें इस मशीन से जुड़ सकती हैं। तो एक ईवीएम में 64 कैंडिडेट्स तक को ऐड किया जा सकता है, और अगर 64 कैंडिडेट्स से ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर ईवीएम का यूज़ ना करके बैलेट पेपर का यूज़ किया जाता है। इसको हम समझेंगे, एक ईवीएम में ज़्यादा से ज़्यादा 64 उम्मीदवारों की वोटिंग की जा सकती है। दरअसल 8 बैलेटिंग यूनिट, जो ये मशीन है ना, इसे बैलेटिंग यूनिट कहा जाता है। इसमें 16 कैंडिडेट को ही यहाँ पर जोड़ा जा सकता है, और जो एक कंट्रोल यूनिट है, ये आपकी जो है वो कंट्रोल यूनिट है, ये बैलेटिंग यूनिट है। एक कंट्रोल यूनिट में 4 बैलेटिंग यूनिट्स को आप जोड़ सकते हैं, और एक बैलेटिंग यूनिट में आपकी 16 कैंडिडेट होते हैं। तो इसमें तो 4 हो जाएंगे आपके, कितने, 64 हो जाएंगे। अगर ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं जोड़े जा सकते। अगर उम्मीदवारों की संख्या 64 से ज़्यादा है, 64 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर जो इलेक्शन है फिर वो बैलेट से किए जाएंगे। जो पुराने समय में होते थे, पेपर के ऊपर सील लगा के उस तरीके से किए जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है, एक ईवीएम मशीन में सिर्फ 3,840 वोट ही डाले जा सकते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट जरूरी है कि एक ईवीएम में 3,840 वोट ही डाले जा सकते हैं। दरअसल भारत में एक मतदान केंद्र पर जो मतदाताओं की संख्या है वो 1500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो हमारे यहाँ पर एक पोलिंग बूथ होती है, एक पोलिंग बूथ पर केवल 1500 तक ही लिमिट रखी जा सकती है। इस हिसाब से एक ईवीएम मशीन एक मतदान केंद्र के लिए पर्याप्त होती है। यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। अब बात आती है कि ईवीएम मशीन बनाता कौन है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है। ईवीएम का डिजाइन चुनाव आयोग ने सरकारी क्षेत्र की 2 कंपनियों के साथ, ये 2 कंपनियां कौन थी, एक तो थी आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, और दूसरी थी आपकी बेंगलुरु, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो आपकी बेंगलुरु की थी, और दूसरी थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपकी हैदराबाद की थी। इनके साथ में मिलकर चुनाव आयोग ने इस मशीन को ईजाद किया, और फिर बाद में ये दोनों कंपनियां जो थी वो गवर्नमेंट की कंपनियां थी, और इन्हीं दोनों कंपनियों को फिर इन्हें बनाने के लिए जब इनके फील्ड ट्रायल हुए तो इन्हें बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं दोनों कंपनियों को दी गई। कौन कौन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। इन्हीं दोनों के द्वारा इन मशीन को बनाया जाता है। अब 2013 से एक नए टर्म को और यहाँ पर जोड़ा गया है, वो होता है वीवीपैट। इसका जो फुल फॉर्म है वो है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब ये मशीन क्या होती है, अब उस मशीन के साथ में आप 2013 से देखेंगे ये एक तरह का बॉक्स भी साथ में लगा रहता है। जैसे कि आप एटीएम में जाते हैं, जब भी आप पैसे निकालते हैं एटीएम में से, तो उसमें एक पर्ची आती है, वैसी ही एक पर्ची इसमें आपको दिखाई देगी। जैसे आप किसी कैंडिडेट को वोट डालेंगे तो उस कैंडिडेट का नाम और उसका जो सिंबल होता है इलेक्शन का वो उस पर छप के आएगा। कुछ सेकंड के लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन होगी छोटी सी, उसमें आपको दिखाई देगा कि आपने किसको वोट डाला है, आपका वोट सही गया या नहीं गया है। फिर ये चली जाएगी एक बॉक्स में के अंदर, वो पर्ची आपको नहीं मिलती बल्कि बॉक्स में ही चली जाती है। ये क्यों लाया गया, इसके बारे में बात करेंगे इस बार। यानी कि 2013 में जो इलेक्शन हुए, 2013 का जो आम इलेक्शन हुए उसकी बात है यहाँ पर। जो लोकसभा के चुनाव में पहली बार इस मतदान केंद्र पर हर मतदान केंद्र पर हर मशीन के साथ में वीवीपैट को जोड़ा गया।
जिसका पूरा नाम था वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट व्यवस्था में वोटर जो वोट डालेंगे के बाद एक पर्ची स्क्रीन पर दिखाई देगी जिसमें उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होगा जिसे वोट दिया गया है। ऐसा ईवीएम को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद किया गया। कई बार आरोप लग चुके हैं कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाने पर एक ही पार्टी को वोट जाते हैं, एक विशेष पार्टी को वोट जाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनसे बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए वीवीपैट का उपयोग किया। इस विवाद से बचने के लिए वीवीपैट बहुत कारगर साबित हुआ। अगर कई बार ईवीएम पर सवाल उठता भी है तो वहाँ वीवीपैट से जो मिलान होता है उसे किया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में ये कहा गया कि उन्होंने किसी और को वोट डाला और वोट किसी और को गया, तो जो वीवीपैट में पर्चियाँ होंगी उनसे फिर ईवीएम में जो वोट डाले गए हैं उनको यहाँ पर चेक किया जाएगा चेक किया जाएगा। इसमें जब आप देखेंगे सबसे पहले इसका उपयोग 2013 में नागालैंड के विधानसभा चुनाव में हुआ था, फिर उसके बाद 2014 में आम इलेक्शन में इसका खुल के प्रयोग किया गया। ट्रायल जो हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? नागालैंड के इलेक्शंस में। तो ये हमारा था इलेक्शन कमीशन से संबंधित जो हमने पूरा समझा उसे। अब हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे कि भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है 324 में निर्वाचनों की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। फिर आर्टिकल 325 हमें बताता है धर्म, मूलवंश, जाति या फिर लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना। फिर उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा ना किया जाना। ठीक। 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का व्यस्त मताधिकार के आधार पर वोट डालना। 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 हमें बताता है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 निर्वाचन संबंधी न्यायालयों में मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 329 का हमें बताता है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान। इस आर्टिकल को निरस्त कर दिया गया है। अब केवल 329 तक यहाँ पर आर्टिकल बचे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिन्हें हमने देखा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं कि अभी तक जो हमने परिसीमन आयोग देखा था जो इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाए जाते हैं, अभी तक 4 बार इनका परिसीमन आयोग बनाए गए हैं। कब कब? ये 4 बार बनाए गए हैं आपके 1952 में, 1963 में, 1973 में, फिर 2002 में। अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग बनाए गए हैं। और भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये हमने BS रमादेवी जी को देखा था। ये हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है आपका जो हमने पहले बात की थी कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा जो वोटर्स की एज थी पहले 21 वर्ष थी, फिर उसे घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। ये जो प्रभावी हुआ था ये हुआ था आपका 28 मार्च 1989 से। इन्हें जब हम MCQ सॉल्व करेंगे वहाँ पर भी कवर करेंगे जिससे आपका कोई भी पॉइंट न छूटे। तो ये हमारे निर्वाचन आयोग से संबंधित हमें हम टॉपिक को कवर किया। आगे और भी वीडियोज आएंगे जिसमें हम अलग अलग MPPSC के टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी जिसे आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर समृद्धि IAS के यूट्यूब पर जो टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करके वहाँ से भी आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारी PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी और MCQ फॉर्म भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। बने रहें समृद्धि IAS के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।